साथियों, अगर आपका भी देश के किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट है, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता हो, या फिर एफडी अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट खाता हो, या फिर आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट खाता हो, या फिर आपने बैंक की लॉकर सर्विसेज ले रखी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, सरकार ने आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पुराना रूल्स बदल दिया है। अब आपके खाते पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नया रूल्स यहां पर चेंज किया गया है, बैंकिंग एक्ट में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित भी कर दिया गया है और आप सभी के बैंक खाते में इसे लागू भी कर दिया गया है। तो आपके खाते में लागू होने से इस पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा नया नियम है जो कि लागू किया गया है। लंबे समय से, जब से बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई थी, तब से आप सभी के बैंक खाते में वो रूल्स लागू था, लेकिन अचानक से सरकार को लगा कि इस रूल्स को यहां पर बदल देना चाहिए। तो फिर वहां पर सरकार ने उसे लोकसभा में रखा और उसके बाद वहां से पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ले गई, वहां भी उसे पारित किया। आरबीआई ने उसे तत्काल प्रभाव से सभी खाता धारकों के खाते में इस रूल्स को लागू कर दिया है। तो आप सभी को वह रूल्स पता होना आवश्यक है कि आखिर वह कौन सा रूल्स है जो कि आपके बैंक खाते में हाल ही में लागू किया गया है। जो बैंकिंग एक्ट है उसमें संशोधन करना पड़ा और संशोधन करने के बाद उसे लागू कर दिया गया है। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं कि आखिर वो कौन सा रूल्स है जो कि चेंज किया गया है, कब से उसे लागू किया गया है, उसके लागू होने से कौन से आपको फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, आखिर क्यों लाना पड़ा। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा करके रखिए, ताकि जैसे हम इस तरह के कोई भी दूसरे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोविड की महामारी आई पूरे विश्व में, अपने देश में भी कोविड की महामारी आई, उसके बाद दोस्तों बड़ी संख्या में जो कि बैंक के खाता धारक थे उनकी डेथ हुई यहाँ पर, क्योंकि बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी कोविड की महामारी के बाद में। ऐसे में उनके जो परिजन थे वो बैंक से पैसा लेने के लिए भटकने लगे कि उनके घर का कोई सदस्य था जिनकी डेथ हो चुकी है, अब उनका पैसा उनके बैंक खाते में पड़ा हुआ है, किसी के सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, किसी के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसी के आरडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसी का जो सोना चांदी है वो लॉकर में रखा हुआ है। ऐसे में उनके जो परिजन थे वो लगातार बैंक के चक्कर काटने लगे कि हमें ये पैसा मिल जाए, हमें आवश्यकता है, उनकी डेथ हो चुकी है, अब ये पैसा हमें मिलना चाहिए। लेकिन एक वहां पर बड़ी समस्या आ रही थी दोस्तों, बड़ी समस्या ये आ रही थी कि वहां पर उन व्यक्तियों ने किसी को भी नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी नहीं कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने किसी को भी, चूंकि अचानक से उनकी डेथ हुई, अचानक से उनकी तबियत खराब हुई और अचानक से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। और आप सभी को पता है जब ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी तो पूरे देश के बैंकों में 4 से 6 महीने तक इस तरह के सभी कार्य रोक दिए गए थे। बैंकों को आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो डेली रूटीन वाले ट्रांजैक्शन है वो ही करने हैं, यानी आप पैसे की जमा और निकासी करिए, ये काम लोगों का ना रुकना पाए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अन्य आपको नए खाते नहीं खोलने हैं, आपको खाते में किसी प्रकार का संशोधन कराना है, नहीं हो पाएगा, आपको नया लोन लेना है, नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ बैंक चालू किए गए थे, वो भी अल्टरनेट डे पर चालू किए गए थे। कभी कभी ऐसा था कि 2 स्टाफ आ जाएंगे, फिर 2 स्टाफ अगले दिन आएंगे, उसके 2 स्टाफ उसके अगले दिन आएंगे। इस तरह से करके यहाँ पर बैंकें ओपन की गई थी और उसमें कहा गया था सिर्फ आपको डेली जो जरूरी ट्रांजेक्शन है वो ही करने हैं। आप कोई पैसा जमा करने आ रहा उसे ले लीजिए, कोई पैसा अगर निकालना चाहता है तो उसे दे दीजिए, बस इतना सा काम बैंक में हो रहा था। तो लोगों के बैंक खाते में नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी एड नहीं था। अचानक से उनकी डेथ हो गई, उस दशा में उनका पैसा बैंक में फंस गया। लोगों को कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आपके बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है, उस दशा में बैंक आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। अब दोस्तों वहां पर मजबूरी है बैंक की कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस पर्सन को पैसा दिए दे रहे हैं बाद में आकर के कोई साबित कर दे कि मैं भी इनका लीगल हियर हूं, मैं भी इनका उत्तराधिकारी हूं, तो उस दशा में बैंक मैनेजर फंसेगा। तो वो नहीं चाहता है कि हम किसी तरह के पचड़े में फंसे, इसलिए वो कोर्ट भेज देता है और वहां से कोर्ट से आदेश आ जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना होता है। कोर्ट जिसे कहता है बैंक उसे पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो कुल मिलाकर के बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस कोविड महामारी के बाद में देश के करोड़ों लोग कोर्ट गए, वहां से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाए, सालों का समय लगा उनके लिए और उसमें बहुत सारा धन भी उनका खर्च हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कोर्ट जाएंगे तो वकील के माध्यम से, जब वकील के माध्यम से जाएंगे तो आपका कितना पैसा लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा छोड़ भी दिया। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको लगा कि अमाउंट कम है लेकिन मेरा खर्चा ज्यादा आ जाएगा इन डॉक्यूमेंट को बनवाने में, तो उन लोगों ने अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही छोड़ दिया। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई के पास में 31 मार्च 2024 तक लगभग 80 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं है। जी हाँ, वो पैसा अनक्लेम हो गया है, बैंकों के माध्यम से आरबीआई के पास ट्रांसफर हो चुका है और उस पैसे को कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है।
आरबीआई ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल। उस उद्गम पोर्टल पर जिनको भी लगता है कि मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य का पैसा बैंक में जमा था, वो अनक्लेम होकर के आरबीआई के पास चला गया है, तो वो लोग अपनी वहां पर डिटेल रजिस्टर करके वो उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको सबमिट करने होंगे, आपको दिखाना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि आप उनके लीगल हियर हैं, आप उनके उत्तराधिकारी हैं। अगर आप ये प्रस्तुत करके वहां पर कर ले जाते हैं तो फिर दोस्तों वो पैसा आपको मिल जाएगा। बाकी फिलहाल में आरबीआई का एक फंड होता है जो कि एजुकेशन करके वो सोशल वेलफेयर का फंड होता है कि सामाजिक कार्यों में या फिर एजुकेशन के पर्पज से उस पैसे को यूज किया जाएगा। तो फिलहाल 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के पास में 80 करोड़ ऐसा धन पड़ा हुआ है जिसका कोई भी वारिस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम माने तो कुछ तो यहाँ पर बैंकों की लापरवाही है, बैंकों की कुछ कमी है। जब कोई भी खाता धारक बैंक जाता है खाता खुलवाने के लिए तो वहां पर उनको प्रॉपर उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि सभी जो ग्राहक होते हैं इतने जानकार नहीं होते हैं, सभी ग्राहकों को पता नहीं होता है कि नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। तो दोस्तों वहां पर होता क्या है कि कभी कभी बैंकों की लापरवाही की वजह से, बैंकों की कमी के चलते लोगों ने नॉमिनी को ऐड नहीं कराया, या फिर बहुत सारे ऐसे भी ग्राहक होते हैं जो कि गांव के हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं है, महिलाएं हैं, वो जब बैंक में गए, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस जनधन योजना के तहत में इन पिछले 10 सालों में लगभग 55 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इनमें से 55% महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र के खाते ज्यादा खोले गए। आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार के दबाव की वजह से बैंकों ने खाते तो खोल दिए। सरकार का दबाव था कि जो लोग बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग गांव गांव जाइए, कैंप करिए। खाते खुल गए, 55 करोड़ से अधिक खाते खुल गए, पैसे भी उनमें जमा हो गए बड़ी संख्या में। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि बैंकों की तरफ से कुछ लापरवाही देखने को मिली, बैंकों की तरफ की कुछ कमियां देखने को मिली कि वहां पर उनके सिर्फ खाते खोल दिए गए, उनमें नॉमिनी ऐड नहीं किया गया। कोविड के बाद में समस्या सामने आई कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद उनका पैसा लेने के लिए उनके जो परिजन हैं दर दर भटक रहे हैं, सालों का समय लग रहा है, हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बाद भी उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। उनके घर परिवार का पैसा था, उन्हें ही नहीं मिल पा रहा, वो अनक्लेम होकर के आरबीआई चला जा रहा है। लोग थक हार करके प्रयास करना बंद कर दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आरबीआई ने कहा, अब बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी बनती हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकों की गलती है, फिर बैंकों की लापरवाही है। बहुत सारे जो खाता धारक होते हैं जानकार भी होते हैं। मैंने तो अभी बताया आपको, जो जानकार नहीं होते हैं कि नॉमिनी नाम का भी कोई चीज होता है बैंक अकाउंट में, वो लोग तो ऐसे होते हैं, उनको तो बैंक की ये गलती है कि उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपको एक नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना है, आपको एक नॉमिनी डालना पड़ेगा, ताकि भविष्य में अगर आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना होती है तो इस खाते का पैसा उन्हें सिंपली ट्रांसफर कर दिया जाए। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपके बैंक खाते में नॉमिनी ऐड होता है तो सिर्फ और सिर्फ खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट देना होता है परिजनों को। जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, जिसका भी नाम नॉमिनी में पड़ा हुआ है, पैसा उसके बैंक खाते में बैंक सेम डे ट्रांसफर कर देता है। कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं, एक दिन में सारा काम हो जाता है। अगर नॉमिनी पड़ा हुआ है, नॉमिनी बैंक जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट देगा, अपना बैंक अकाउंट देगा, पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक एक बार बस वेरीफाई करेगा कि हाँ, जो व्यक्ति मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे रहा है इनकी डेथ हुई है नहीं हुई, यानी खाता धारक की डेथ हो गई है नहीं हो गई है, और इसके साथ में जो ये व्यक्ति आया है यही ओरिजिनल नॉमिनी है या नहीं है। बस इतनी सी जांच करके बैंक सीधे चाहे जितना भी पैसा हो उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, नॉमिनी नहीं है, उस दशा में दोस्तों आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, एफिडेविट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, 2 जमानतदार, अरे बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर झमेला होता है। तो बैंक कुल मिलाकर के करे तो करे क्या, बैंकों की भी मजबूरी होती है, इतना सब उन्हें लेना ही पड़ता है। और कभी कभी बैंक बोल देते हैं कि जाइए कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए, अमाउंट अगर थोड़ा भी बड़ा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग देते हैं कि मैं यहाँ की रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं सीधे कोर्ट से बोल देता हूं, जिसको कोर्ट ऑर्डर कर देगा मैं उसे पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि उसमें बाद में ये हो जाएगा कि कोर्ट के आदेश पर ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। अगर कोई बाद में लीगल हियर आता है, कोई उत्तराधिकारी बाद में क्लेम करने आता है, तो वहां पर सीधे बैंक बोल देगा कि मैंने अपनी तरफ से पैसा दिया ही नहीं इस व्यक्ति को, कोर्ट से जिसको ऑर्डर आया है मैंने उसे पैसा दे दिया है। लेकिन इसमें लंबी प्रक्रिया होती है और लंबा टाइम लगता है, लोग थक हार करके घर बैठ जाते हैं, पैसा छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि आरबीआई ने जब देखा कि इतनी बड़ी समस्या आ रही लोगों के सामने, और बहुत सारे मैंने लोग बताया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जानबूझकर नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे एक ही कारण होता है कि वो पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, उनके खाते में पैसा भी है, उसके बाद भी वो नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। उसका रीजन होता है कि मान लीजिए अभी तक विकल्प यह था कि आप सिर्फ एक ही नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास 2 बेटे हैं, या फिर 2 बेटियां हैं, या फिर 3 बेटे हैं, या फिर 4 बेटे हैं। उस दशा में वो व्यक्ति ये सोचा करता है कि हम नॉमिनी इसमें किसको ऐड करें, हम जिसको नॉमिनी ऐड कर देंगे उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर हम नॉमिनी किसी को ऐड नहीं करेंगे तो ये प्रक्रिया तो जरूर लंबी होगी, लेकिन पैसा सीधे सीधे एक जो जितने भी बेटे होंगे, मेरी पत्नी है तो 4 लोग टोटल हुए, 3 बेटे हैं, पत्नी है, तो चारों में बराबर बराबर बटेगा। बैंक खुद बांट देगा या फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगा, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट में कोर्ट खुद ही लिख देगा कि उत्तराधिकारी जितने हैं उनको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए। तो उस व्यक्ति को यह लगता है कि आखिर हम नॉमिनी डालें तो किसे डालें,
तो इस वजह से भी वो लोग नॉमिनी नहीं डालते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु के बाद जिसे पैसा मिल जाएगा वो तो खुश रहेगा, बाकी जिन 2 बेटों को पैसा नहीं मिलेगा वो मुझे गालियां देंगे। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि नॉमिनी ना डालो तो बेहतर है। अब दोस्तों क्या हो गया है कि आरबीआई ने जब इतनी बड़ी समस्या देखा कि इतनी बड़ी समस्या आ रही जिसके चलते इतना इतना अमाउंट मेरे पास आ रहा जो कि अनक्लेम पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं से कोई लेने वाला नहीं है, इस दशा में आरबीआई ने सरकार को एक पत्र लिखा और सरकार से कहा कि आप कोई ऐसा विकल्प बनाइए जिससे हम 3-4 नॉमिनी ऐड कर सके। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी हो चुका है। अब आप अपने सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट में एक नहीं 4 नॉमिनी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम 4 नॉमिनी आप अपने एक ही अकाउंट में रख सकते हैं और उनका शेयर भी आप निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप चाहें जैसे कि ए बी सी डी आपने 4 नॉमिनी रखे हैं तो उसमें से आप हिस्सा भी निर्धारित कर सकते हैं कि आप ए को कितने % देंगे। मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आप लिख सकते हैं, शेयर भी आप बना सकते हैं कि ए को आप 25% देंगे, बी को आप 15% देंगे, बाकी सी को आप 30% देंगे और डी को भी आप 30% देंगे। तो इस तरह से आप वहां पर अपना शेयर निर्धारित कर सकते हैं कि किसको कितना पैसा देंगे। यानी अगर आपके खाते में 100 रुपए जमा है तो आपने 4 नॉमिनी बनाए हैं, 4 बेटे हैं आपके, आपको लगता है हमें एक बेटे को आधा पैसा देना है तो उसके आगे आप लिख दीजिए 50% शेयर, बाकी 3 में आप लिख दीजिए कि जितना भी हिस्सा बचेगा 50% उसमें से इन तीनों को दिया जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि चारों को 25-25% दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये दोनों विकल्प आ चुके हैं। आप यहाँ पर शेयर भी निर्धारित कर सकते हैं किसको कितना पैसा देना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद, और आप ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि कौन कौन आपके खाते में नॉमिनी हो सकता है। यानी मैक्सिमम आप 4 नॉमिनी यहाँ पर कर सकते हैं। आप एक नॉमिनी चाहे तो एक रख सकते हैं, 2 चाहे तो 2 कर सकते हैं, 3 चाहे तो 3 कर सकते हैं, और 4 नॉमिनी चाहे तो 4 नॉमिनी भी आप कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो। लॉकर के नियमों में थोड़ा परिवर्तन है, लॉकर के नियमों में आप ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें विकल्प ये रखा गया है कि जब पहला जो नॉमिनी आप करके जाएंगे वो नॉमिनी जब आपका नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस दशा में जो दूसरा नॉमिनी होगा, जो दूसरा उत्तराधिकारी होगा, तभी वह उसको क्लेम कर पाएगा, तभी उसे पैसा मिलेगा या अमाउंट जो भी वहां पर आपका सोना चांदी जो भी लॉकर में रखा हुआ है वो तभी मिलेगा उसे जो पहला नॉमिनी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप उसमें भी 3-4 नॉमिनी रख सकते हैं, लेकिन उसमें जब पहला नहीं होगा या फिर दूसरा क्लेम करना चाहता है तो पहला नहीं है तभी आप वो क्लेम कर पाएगा। अगर तीसरा क्लेम कर रहा तो दूसरा भी नहीं होना चाहिए। तो उस दशा में आपको ये यहाँ पर ये बेनिफिट मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजमेंट किया गया है इस आप लोगों के बैंक अकाउंट के कानून में। बहुत पुराने कानून ये चल रहे थे, आपके बैंक से जुड़ा हुआ बहुत ही पुराना कानून था। जब से बैंकिंग व्यवस्था देश में थी तब से नियम था कि सिर्फ एक ही नॉमिनी आप ऐड कर सकते थे, और अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको अपने बैंक खाते में खाता खुलवाते समय नॉमिनी देना अनिवार्य कर दिया गया है। आप किसी को भी नॉमिनी बनाइए, आपको नॉमिनी देना अनिवार्य कर दिया गया है। आरबीआई का सख्त आदेश है, बैंकों में लागू कर दिया है। भले ही आप एक नॉमिनी बनाइए, लेकिन नॉमिनी आप बनाएंगे तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, या फिर आप बैंक को लिखित में लेटर दीजिए कि मैं किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहता। आप ऐसे उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वहां पर आपको स्पेसिफिक रीजन लिख करके देना होगा कि आप किस वजह से नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसका स्कैन कॉपी जो बैंक है वो आरबीआई को भेजेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आरबीआई ये देखता है कि कितने खाते इस बैंक में खोले गए हैं और इसमें नॉमिनी ऐड क्यों नहीं किया गया। जब वो जवाब मांगेगा तो वो उस लेटर को स्कैन करके उन्हें मेल के माध्यम से भेज देंगे कि इस व्यक्ति ने खुद ही लिखित में लेटर मुझे दिया है कि मुझे अपने खाते में नॉमिनी ऐड नहीं करना है इस कारण की वजह से। तो वहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है, आप सभी को अपने बैंक खाते में नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। अगर अभी भी आपके कोई भी बैंक खाता है और उसमें नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप बैंक जाकर के तत्काल अपने बैंक खाते में नॉमिनी ऐड करा दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। जब आपका जीवन नहीं रहता है तो आपका जो घर परिवार के लोग होते हैं वो बहुत सफर करते हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, लोग दौड़ते रहते हैं। बैंक वालों के सामने भी मजबूरी होती है कि सभी डॉक्यूमेंट उन्हें लेना ही लेना है, और उन सभी डॉक्यूमेंट को पूरा करने में घर परिवार वालों की एड़ियां घिस जाती है, बहुत सारा धन खर्च होता है और बहुत ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों इस वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने बैंक खाते में एक नॉमिनी ऐड जरूर कराइए। अगर आपको 1 कराना है, 2 कराना है, 3 कराना है, 4 कराना है, जितने भी नॉमिनी आप चाहें वहां पर ऐड करा सकते हैं। मैक्सिमम 4 नॉमिनी आप ऐड करा सकते हैं ताकि आपके बाद में घर परिवार वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।